हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू एन पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने सिटीजन स्टार्टर के टॉपिक को। अभी तक सिटीजन स्टार्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिटीजन स्टार्टर का मतलब क्या है और उसके मीनिंग को हमने सीखा था थ्रू सेकंड एआरसी रिपोर्ट। उसके बाद हमने इसके ओरिजिन और कॉन्सेप्ट की बात करी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्रिटेन के अंदर जो दो प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल आया था, एक जॉन मेजर जी का 1991 के अंदर, उसके बाद टोनी ब्लेयर जी का 1998 के अंदर। तो उन्होंने अपने 6 और 9 प्रिंसिपल्स कौन से बोले थे सिटीजन स्टार्टर के लिए। फिर हमने सिग्निफिकेंस जानी थी सिटीजन स्टार्टर की, और उसके बाद हमने इंडिया के अंदर सिटीजन स्टार्टर किस तरीके से फॉलो होते हैं, उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन डिज़ाइन करता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था। इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस, जिसका पूरा काम होता है सिटीजन स्टार्टर को ऑपरेशनलाइज करने का और फॉर्मुलेट करने का। ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि सिटीजन स्टार्टर के अंदर ये जो सिटीजन वर्ड है, इसका मतलब क्या है। ये एक होलिस्टिक वर्ड है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जो कि ब्रॉड स्टेक होल्डर्स के लिए ये वाला टर्म यूज़ करा जाता है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सिटीजन स्टार्टर के साथ जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ क्या हैं इंडिया के अंदर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में गूगल इमेजेस से दिखाया था कि सिटीजन स्टार्टर एक तरीके से एक होर्डिंग, एक बोर्ड की तरह कहीं पर भी किसी सरकारी दफ्तर में एक लटका दिया जाता है दीवार पर। उसके अंदर कुछ बातें लिखी होती हैं कि हम ये, मतलब बेसिकली वो क्या होता है कि सरकारी दफ्तर के एक प्रोमिसेस होते हैं कि उसके अंदर सरकारी अधिकारी थ्रू सिटीजन स्टार्टर हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें मतलब नॉर्मल आम नागरिक को, कि हमारे ये प्रोमिसेस हैं, ये सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़म्स हैं जिसको हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेकिन अब इसके साथ कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में देखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ लीगल बैकिंग टू चार्टर। सिटीजन चार्टर के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमने देखी थी, एक तो यही थी कि ये क्लियरली इंडिकेटेड होता है सिटीजन चार्टर के अंदर, इंडिया के अंदर, दैट दीज आर नॉट जस्टिशिएबल। अगर इस सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म को फुलफ़िल करने में कोई फेल हो जाए, कोई सरकारी अधिकारी या फिर एक सिटीज़न को जो कि अपनी शिकायत लेकर गया है, अगर उसे कोई दिक्कत है, उसकी शिकायत दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता है। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिटीजन चार्टर आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, और इसलिए आप इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल दोस्तों वो चीज़ होती है जिसके लिए अगर कोई आपके प्रोमिस वगैरह को फुलफ़िल ना करे तो आप उसके लिए लॉ कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सिटीजन चार्टर के केस में ये लिबर्टी सिटीजन्स के पास नहीं होती है कि अगर उनसे करे गए वादे या फिर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म अगर कहीं पर फेल हो जाए या सिस्टम पैरालाइज हो जाए, जिसका खामियाजा एक आम नागरिक को भुगतना पड़े, वो दर से उधर भटक रहा है या भटक रही है, तो उसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अब लीगल बैकिंग ना होने के कारण ये है कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी सरकारी दफ्तर के अंदर जो सरकारी अधिकारी हैं, फिर तो वो किसी भी सिटीज़न को एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि उनको डर नहीं रहेगा इस चीज़ का कि हमारे खिलाफ कोई लीगल कंप्लेंट एज सच नहीं करी जा सकती है। हालांकि उसके बहुत सारे अदर मैकेनिज़म्स हैं, आरटीआई वगैरह लगाकर आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ सिटीजन चार्टर की बात करी जा रही है कि इसका मतलब, तो फिर सिटीजन चार्टर का मतलब तो ये हुआ कि वो तो सिर्फ एक सरकारी दफ्तर के अंदर टंगा हुआ एक होर्डिंग, एक बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ कोई एक पैम्फलेट, एक बोर्ड की तरह बनकर रह गया जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है सिटीजन चार्टर के साथ भारत के अंदर, डैट इट हैज़ पुअर डिज़ाइन एंड कंटेंट। बड़े सारे सरकारी दफ्तरों में जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, वो डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर ये वाली चीज़ दोस्तों हमें भारत के अंदर देखने को मिलती है कि सिटीजन चार्टर जो हैं दे आर नॉट वेल फ्रेम्ड। अच्छे से उनकी फ्रेमिंग नहीं करी गई है, उनके टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, आधी अधूरी बात लिख दी जाती है। जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि एंड यूज़र्स तक पहुंचनी चाहिए, जो भी एक सर्विस को यूज़ करेंगे या फिर उनको कोई कंप्लेंट हुई है किसी भी एक आम नागरिक को, तो वो
ऑब्वियसली बात है कि किसी न किसी को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहेंगे सिटीजन्स अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रखी है। लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये मिसिंग है बहुत सारे सिटीजन चार्टर्स में भारत के अंदर। सिटीजन चार्टर को जब फ्रेम करा जाता है तो अगला इशू उसके साथ ये है कि देयर इज़ लैक ऑफ कंसल्टेशन। जो एंड यूज़र्स हैं जिनके लिए वो सिटीजन चार्टर बनाए गए हैं और जो एनजीओज जो हैं उनको कंसल्ट ही नहीं करा जाता है। ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं होती हैं लोगों की उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है सिटीजन चार्टर के अंदर, कि बिल्कुल निचले स्तर पर जो लोगों की मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोग सर्विसेज चाह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म चाह रहे हैं, उसको कैसे डिज़ाइन करा जाए, कैसे इनपुट उसका करा जाए सिटीजन चार्टर के अंदर। तो जब सिटीजन चार्टर ड्राफ्ट करे जाते हैं ये चीज़ जो एंड यूज़र्स को पता होती है, एनजीओज़ को पता होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि इनको कंसल्ट ही नहीं करा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये है इनएडिक्वेट ग्राउंड वर्क। अगली समस्या, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जानते ही नहीं है कि सिटीजन चार्टर की मेन फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, उसका मेन गोल क्या है, उसका पर्पस क्या है और मेन फीचर्स हैं क्या। तो उसको ड्राफ्ट करने वाले लोग उन सब चीज़ों को लिखते ही नहीं हैं, जिससे वो सिर्फ एक ऐसा होर्डिंग की तरह, एक मैसेज की तरह सरकारी दफ्तरों के अंदर टंगा रहता है। लोग ना उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, ना उनको कुछ समझ में आता है कि ये कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है सिटीजन चार्टर को लेकर, क्योंकि सरकार जागरूकता नहीं फैलाती है। जनता जागरूक नहीं है क्योंकि सरकार ने जागरूकता नहीं फैला रखी है। तो जो इफ़ेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए सिटीजन चार्टर की कम्युनिकेशन के लिए और मासेस को, जनता को एजुकेट करने के लिए कि स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या होंगे, कैसे स्टैंडर्ड्स की सर्विसेज लोगों को दी जाएंगी, उनको डिलीवर करी जाएंगी, इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया है भारत के अंदर। बहुत सारे सिटीजन चार्टर ऐसे भी हैं जो कि सरकारी दफ्तरों के अंदर जो टंगे हुए हैं, वहाँ पर वो बहुत सालों से बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हैं। वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, साल बदल गए, ठीक है, लेकिन वो सिटीजन चार्टर जब वो डिज़ाइन करे गए थे वो आज तक वैसे ही हैं। नो वन इज़ टेकिंग द सिंसियर एफर्ट कि उसको अच्छे से फॉर्मुलेट करा जाए, उसकी डिटेलिंग करी जाए, नए नए जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़म्स हैं उसके बारे में लिखा जाए, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़म्स के बारे में लिखा जाए। तो लोगों के कहीं ना कहीं जो सरकारी दफ्तरों के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो सरकारी अधिकारी, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे होते हैं कि सिटीजन्स चार्टर को बेसिकली वो रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से सिटीजन्स चार्टर सिर्फ एक टेक्स्ट बनकर रह जाता है और वो एक टूथलेस इंस्ट्रूमेंट बन जाता है सरकार का। टूथलेस उसको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज वो चीज़ थ्योरी में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सिटीजन चार्टर एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ज़्यादा प्रतीत होता है हमें एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसकी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस की बात करें। उसके बाद है लैक ऑफ रिव्यू। ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं पिछले पॉइंट से मिलता जुलता ही है। सिटीजन चार्टर की इंडिया के अंदर एक बहुत पुअर कंडीशन है दो सिलसिलों में। एक तो उसको रिव्यू नहीं करा जाता टाइम टू टाइम, और 99% सिटीजन चार्टर्स को कभी अपग्रेड ही नहीं करा गया है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं और जो स्पेशल कैटेगरी की जो पीपल हैं हमारे देश के अंदर, जो सिटीजन्स हैं लाइक डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उनके जो स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इन सिटीजन चार्टर के अंदर इंपॉर्टेंस मिलती ही नहीं है। ऐसा उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स या कुछ प्रोमिसेस जो करे जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, वो प्रोमिसेस अगेन थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं, और यहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच नहीं होती है सिटीजन चार्टर के अंदर। इसके अलावा कुछ समस्याएं और भी इसके साथ हैं। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि सिटीजन चार्टर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और जो आम लोगों की आम भाषा जो होती है जिससे लोग समझ पाएँ उसको पढ़कर, वर्नैकुलर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर वो प्रिपेयर नहीं करे जाते हैं। बहुत बार किसी एक रीजन के अंदर मान लो कि हिंदी स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं, वो हिंदी का टेक्स्ट, हिंदी का फॉन्ट वगैरह वही सब समझ सकते हैं। लेकिन ये जो सिटीजन चार्टर हैं हो सकता है कि उन सरकारी दफ्तरों के अंदर इंग्लिश भाषा के अंदर टंगे हों, तो वो लोगों को एक बेसिकली
एक मिसकम्युनिकेट करने वाली एक चीज़ हो जाती है कि फॉर्मेलिटी के लिए तो लगा दिया क्योंकि हमारे ऊपर हमारे बॉसेस ने हमें ऐसा बोला हुआ है सिटीजन चार्टर लगाने को, टांगने को, डिज़ाइन करके भेजा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने उसे, लेकिन वर्नैकुलर लैंग्वेज के अंदर लोगों से उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है। और बहुत सारे सिटीजन चार्टर्स के अंदर ये भी देखा गया दोस्तों कि लोगों को अगर अपने ग्रीवांसेस जो उनकी समस्याएं हैं उसका अगर रिड्रेसल चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो दे नीड अ ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। लेकिन जो डिटेल्स होती है कि लोगों की समस्या का निवारण कौन करेगा, वो बहुत सारे सिटीजन चार्टर के अंदर प्रोवाइडेड करा ही नहीं जाता है। तो इसके लिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि कैसे हम सिटीजन चार्टर को एक इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का एक टूल बना सकते हैं। उसके ऊपर सेकंड एआरसी रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस हैं। जब भी दोस्तों आपको मेंस में किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ सॉल्यूशंस देने होते हैं, ठीक है, या फिर आपको वे फॉरवर्ड लिखना होता है जिसमें आप सॉल्यूशंस की बात करना चाहते हो, तो ऑलवेज यूज़ इफेक्टिव रिपोर्ट्स, गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स। इसका जो कंटेंट होता है ये आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करवाएगा एग्जाम के अंदर। तो इन सारे ऊपर वाले इश्यूज़ को जो अभी हमने पढ़े सिटीजन चार्टर के साथ जो एसोसिएटेड है भारत के अंदर, इनको एड्रेस करने के लिए और सिटीजन चार्टर को एक इफेक्टिव टूल बनाने के लिए, ताकि उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जो भी पब्लिक सर्विस लोगों को दी जा रही हैं, तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी इसके लिए। सबसे पहली रिकमेंडेशंस जो सेंट्रल एआरसी के द्वारा बताई गई अपनी रिपोर्ट के अंदर वो ये है कि इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए सबसे पहले चार्टर को बनाने से पहले, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए कि सरकारी दफ्तर जो हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, या सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो सरकारी ऑफिसर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होनी चाहिए। जो करंट गवर्नमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, जिस तरीके से कामकाज चलते हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, या विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको अच्छे से पहले समझना चाहिए हमें, ठीक है। और उसके बाद नए नए इनिशिएटिव्स अडॉप्ट करने चाहिए सिटीजन चार्टर्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करते हुए एआरसी ने ये भी बोला कि एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि सारे सिटीजन चार्टर एक जैसे ना बने, बिकॉज वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो सिटीजन चार्टर जो हैं दे शुड बी अ डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर वो बनाए जाने चाहिए, ठीक है। उसका एक प्रॉपर हेड ऑफिस होना चाहिए और एक ब्रॉडर गाइडलाइंस होनी चाहिए हर एक सरकारी दफ्तर के लिए कि जहाँ पर भी सिटीजन चार्टर लगे हुए हैं, टंगे हुए हैं, जो बनाए जा रहे हैं, तो कुछ मुख्य चीज़ें हर एक सिटीजन चार्टर के अंदर नेसेसरी तौर पर देखी जाएँ, वो लिखी ही जाएँ और उसको इम्प्लीमेंट भी करा जाए। वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनकर ना रह जाए, उसकी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी होनी चाहिए। ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को आप रिवर्स कर दोगे ना, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें बोल रखी थी, जो इश्यूज बोल रखे थे हमें सिटीजन चार्टर के साथ, उसको अगर आप यू टर्न कर दोगे तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन सेकंड एआरसी की एग्जैक्ट बातों को, ये जो आपको ब्लैक कलर में जो हेडिंग्स गिवन है, इसको ज़रूर आप हेडिंग्स के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अंदर का जो कंटेंट है वो आप छोटा बड़ा कर अपने शब्दों में लिख सकते हो। थर्ड रिकमेंडेशन जो सेकंड एआरसी ने दी थी वो ये दी थी कि देयर शुड बी अ वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस। सिटीजन चार्टर बनाए जाने चाहिए थ्रू एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो सरकारी दफ्तर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछताछ करके, फिर चाहे वो जूनियर लेवल पर हो चाहे सीनियर लेवल पर हो, और सिविल सोसाइटी के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए उन लोगों का जो कि सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक फॉर्म कमिटमेंट होनी चाहिए। और ये कमिटमेंट जो है वो दो चीज़ों से हमें देखने को मिलेगी कि अगर हम इसको बोलते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनकर ना रह जाए, इसकी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिटीजन चार्टर के साथ जुड़ी हुई दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक होता है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, और उसी के साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ऐसा एआरसी ने बोला अपनी चौथी रिकमेंडेशन के लिए। चौथी रिकमेंडेशन में सिटीजन चार्टर्स के लिए या उनके अंदर एक प्रॉपर तरीके से ग्रीवांस रिड्रेसल जो ऑफिसर होगा उस तक कैसे पहुंचना है, उस तक अपनी बात कैसे रखनी है, कंप्लेंट कैसे करनी है, इसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। इन केस अगर कोई भी सरकारी दफ्तर या सरकारी ऑफिसर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ठीक है, कि उन तक जो सर्विस डिलीवरी प्रॉमिस करी गई थी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिली, या फिर उसके अंदर कुछ
डिफ़ॉल्ट है। तो रिड्रेसल मैकेनिज्म शुड बी क्लियरली लेड डाउन, ठीक है, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और ऑर्गेनाइजेशन जो है इट शुड बी बाउंडेड, कि अगर जिस सर्विस डिलीवरी को उन्होंने प्रॉमिस करा था, अगर वो उस पर डिफ़ॉल्ट कर गए, जो प्रॉमिस स्टैंडर्ड्स जो थे डिलीवरी मैकेनिज़्म के वो सिटीजन्स तक, आम जनता तक नहीं पहुँचे हैं, तो लोगों के पास एक प्रॉपर तरीके से मैकेनिज़्म होना चाहिए कि लोग कंप्लेन कर सकें और उनको अपनी कंप्लेंट का, अपनी समस्या का निवारण भी मिले, समाधान भी मिले। टाइम टू टाइम पीरियोडिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए सिटीजन चार्टर की, ऐसा सेकेंड ARC ने कहा था, ठीक है। और ये इवैल्यूएशन इंटरनली नहीं होनी चाहिए, कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी करे जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से काम करे, ठीक है, कोई भेदभाव ना हो। बेंचमार्क जो है वो सेट होना चाहिए कि एंड यूज़र्स का जो फीडबैक है उसके लिए, यानी कि सिटीजन्स के लिए सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जनता तक वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इस चीज़ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। एंड पब्लिक डोमेन में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर कोई भी सिटीज़न है उसको सर्विस डिलीवरी जो प्रॉमिस करी गई थी वो मैकेनिज़्म अगर फेल हो गया तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एसोसिएटेड है सर्विस डिलीवरी को लेकर एक प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये पर्सन कहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाए, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन एक एक्शन की फॉर्म में निकलना चाहिए, जिसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, और उसके लिए कोई ना कोई एक ऑफिसर भी होना चाहिए जो कि बहुत एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ इस पर्सन की बात को समझे, सुने, इसको समाधान बताए, ठीक है। तो जो एंड यूज़र का जो फीडबैक है वो बहुत मदद कर सकता है कि कैसे हम एक सिटीजन चार्टर की प्रोग्रेस को और उसके आउटकम्स को, उसके रिजल्ट को असेस कर सकें। और ये वाला काम भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा करा जाना चाहिए जो कि सिटीजन चार्टर को और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करेगी। ऑफिसर्स को अकाउंटेबल हमें मानना चाहिए, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए फॉर द एंड रिजल्ट्स, फॉर द आउटकम्स। जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है सिटीजन चार्टर का, इट शुड फिक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल केसेस। जहाँ पर अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है कि सिटीजन चार्टर के अंदर जो बातें लिखी गई थी वो जनता तक, वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जिनको प्रॉमिस करा गया था वो नहीं पहुँचा है, तो उसके लिए जो ऑफिसर है उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है, उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन पिलर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस। सिटीजन चार्टर तो एक छोटी सी चीज़ है, वो तो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, लेकिन गवर्नेंस किसी भी देश की हो उसके अंदर ये दो चीज़ें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी और उसके साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिटीजन चार्टर का जो बैकग्राउंड था, इसका जो मीनिंग था, भारत के अंदर इसकी क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कतें हैं भारत के अंदर, और सेकंड ARC ने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करी थी विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर, उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, ये टॉपिक हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कुछ और बातें हम विजन IAS के वैल्यूएटेड मटेरियल जो कि 2024 में आया था उससे हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि 95% कंटेंट जो है आपका, जो कि सिलेबस के अंदर जो गिवन है आपको सिटीजन चार्टर वर्ड GS पेपर 2 के अंदर और GS पेपर 4 के अंदर, एथिक्स के पेपर के अंदर, तो यहाँ से आप नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो। आपको लेकिन सेकंड ARC को भूलना नहीं है, स्पेशली जब आप सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन दे रहे होगे, तब भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर शुरू में, यहाँ पर गिवन है कि सेकंड ARC के अकॉर्डिंग सिटीजन चार्टर क्या है, सिटीज़न का मीनिंग क्या होता है, और जब आपको ये रिकमेंडेशंस बतानी है सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव तरीके से भारत के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए, तो ऑलवेज़ यूज़ दिस रिपोर्ट और इसके पॉइंट्स को हमेशा मेंशन कर कराना अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेवोत्तम मॉडल के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।